करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम दो मैट्रिसेस जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ए और बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ए मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं एम से और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से। यानी जो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम हैं ये इक्वल होने चाहिए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। यानी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के अंदर हैं इतनी ही नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगी। तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, तो उस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, कन्फर्मेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, ये ए मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, यहाँ पर 1 2, और एक सी मैट्रिक्स है 1 3। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये 2 हैं। ए मैट्रिक्स का जो n है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये 2 हैं। उसके बाद बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1 है, तो n जो है ये इक्वल नहीं है m के। यहाँ पर m इक्वल है 1 के और पहले मैट्रिक्स के अंदर n जो है 2 के इक्वल था, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बी के नंबर ऑफ रोज की इक्वल नहीं है, इसीलिए ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है और इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम अगर ए और सी की देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और सी के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो ए और सी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। अब ये बताते चलें कि किसी भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं हमारे पास सेम ऑर्डर के, यानी ऑर्डर 3 के, ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 1 के जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं रेसिप्रोकल, यानी एक ऑर्डर है 2/3 और दूसरे का ऑर्डर है 3/2। इसी तरह एक ऑर्डर है 4/2 और दूसरे का है 2/4। तो इस तरह के तमाम डायगोनल मैट्रिसेस जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होते हैं। और स्क्वायर के तमाम जो सेम ऑर्डर के होते हैं वो तमाम के तमाम कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए और सी के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, तो यहाँ से ही हम देख लेते हैं ए सी का जो प्रोडक्ट है ये हम हासिल करेंगे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, यानी जो पहले रो के एलिमेंट हैं पहले मैट्रिक्स के उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरे हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनके साथ। ए सी का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल हो जाएगा पहला एलिमेंट पहली रो का पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद 1। इसी तरह पहली रो का जो दूसरे एलिमेंट है ये यहाँ पर पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान में एडिशन की सिंबल होगी 2 मल्टीप्लाई विद 3। तो ऐसी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 6।
AC इज इक्वल टू 1 + 6 7। तो ये हमारे पास A और C का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा हम एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं, दो मजीद मैट्रिक्स लेते हैं, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 2 4, ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है 3 1 4 0। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर भी 2 हैं, तो इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है, पॉसिबल है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई विद b इज इक्वल टू 1 3 2 4 मल्टीप्लाई विद 3 1 4 0। अब a मल्टीप्लाई विद b इज इक्वल टू ab। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट के साथ, 1 मल्टीप्लाई विद 3, दरमियान में एडिशन की सिंबल, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 4। इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद 1, यानी पहला जो एलिमेंट है यहाँ भी पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0, दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई, यानी पहले कॉलम के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो गई है और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गई है। अब पहले कॉलम की वैल्यूज हमने यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर लिखनी है और पहले रो का पहला एलिमेंट बन जाएगा और यहाँ पर ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, यानी दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब उसके बाद हमने दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है। दूसरी रो को भी सेम पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई विद 3, दरमियान में एडिशन, फिर इसी तरह दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ 4 मल्टीप्लाई विद 4। उसके बाद इस दूसरी रो को हम यहाँ पर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 0। अब उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 4s are 12, 1 1s are 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 3s are 6 प्लस 4 4s are 16, 2 1s are 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0। अब 3 प्लस 12 15 की इक्वल होते हैं और 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 16 22 हो जाएगा और 2 प्लस 0 2 के इक्वल होते हैं। ये हमारे पास ए और बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर हम जस्ट मैट्रिसेस की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी a मल्टीप्लाई विद b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई विद a। जब ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, सेम होगा, तो वो दोनों मैट्रिसेस हमारे पास कम्यूट्स मैट्रिसेस होंगे और उनके अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं आते तो वो दोनों मैट्रिसेस हमारे पास कम्यूट्स मैट्रिसेस नहीं होंगे और ना ही उनके अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। वैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के अंदर रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास हर दो वैल्यूज के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, यानी 3 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 3। वहां पर पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं इनके अंदर बाज मैट्रिसेस कम्यूट्स होते हैं और बाज नहीं होते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ए और बी एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी ए बी भी फाइंड हो और बी ए भी फाइंड हो सके, तब पहली कंडीशन होगी कि उनके अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट अगर इक्वल आएगा तब वो कम्यूट्स होंगे, रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा तो कम्यूट्स नहीं होंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए बी यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं। तो ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और बी के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ए बी पॉसिबल है। अब बी ए भी हम चेक कर लेते हैं। बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं,
और ए के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो बी ए भी पॉसिबल है। यानी पहले शर्त जो है यहाँ पर पूरी हो गई है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब ए भी हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 1। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 5। अब ए बी इक्वल हो जाएंगे 6 3 जार 18 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 3 1 जार 3, 6 2 जार 12 प्लस 3 5 जार 15। उसके बाद 2 3 जार 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 5 1 जार 5, 2 2 जार 4 प्लस 5 5 जार 25। तो ए बी इक्वल हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 18 में से 3 निकाले तो 15 रह जाएंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लग जाएगी। 12 प्लस 15 27 और -6 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस होंगे और 6 में से 5 निकाले तो 1 और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की। 4 प्लस 25 29। ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने फाइंड करना है बी ए। बी ए के लिए सबसे पहले हम इसको चेंज करके लिखेंगे। बी मैट्रिक्स पहले आ जाएगा -3 2 1 5 मल्टीप्लाई विद 6 3 2 एंड 5। अब बी ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 5। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 5। अब बी ए is equal to 3 8 जार 3 6 जार 18 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 2 2 जार 4 3 3 जार 9 प्लस माइनस माइनस और 2 5 जार 10। उसके बाद 1 6 जार 6 प्लस 5 2 जार 10 1 3 जार 3 प्लस 5 5 जार 25 हो जाएंगे। तो बी ए इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 18 में से 4 निकाले तो 14 रह जाते हैं और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 निकाले तो 1 रह जाता है। उसके बाद 6 प्लस 16 22 और 3 प्लस 25 28। तो ए बी का जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है ये बी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों मैट्रिसेस कम्यूट्स नहीं हैं। अब हम मजीद दो मैट्रिसेस के अंदर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 5। अब ए बी इक्वल हो जाएंगे 1 2 जार 2 प्लस 2 3 जार 6, 1 2 जार 2 प्लस 2 5 जार 10। उसके बाद 3 2 जार 6 प्लस 4 3 जार 12 और 3 2 जार 6 प्लस 4 5 जार 20। ए बी इक्वल टू
2 + 6 8, 2 + 10 12, 6 + 12 18 और 6 + 20 26। ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब हमने बी ए फाइंड करना है, तो बी ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बी ए इक्वल हो जाएंगे 2 2 3 5 मल्टीप्लाई विद 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी सेम, पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। बी ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 4। बी ए इज इक्वल टू 2 1s are 2 प्लस 2 3s are 6, 2 2s are 4 प्लस 2 4s are 8, 3 1s are 3 प्लस 3 5s are 15 और 3 2s are 6 प्लस 5 4s are 20। अब बी ए इक्वल हो जाएगा 2 + 6 8 और 4 + 8 12, 3 + 15 18 और 6 + 20 26 बन जाएंगे। अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिसेस कम्यूट्स हैं और इनके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। तो अगर हम 3 मैट्रिसेस ले लें और सूटेबल मैट्रिसेस हों, यानी हम बी और सी का प्रोडक्ट जो फाइंड करें वो जो है हमारे पास कन्फर्मेबल हो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऐसे सूटेबल मैट्रिक्स हम ले लें। तो उनमें सबसे पहले हम बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हम ए बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें और लास्ट में उनके प्रोडक्ट को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा तो ये हमारे पास इन मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर उनका रिजल्ट सेम नहीं आता तो इनके अंदर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि ये तीनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होने चाहिए, और उसके बाद जो बी और सी का प्रोडक्ट है ये भी ए के साथ कन्फर्मेबल होना चाहिए, और ए और बी का जो प्रोडक्ट है ये बी सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे, उसमें हम बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करके फिर तीसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर दूसरे साइड पर हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन उन मैट्रिसेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर रिजल्ट इक्वल नहीं आता या वो कन्फर्मेबल नहीं होते तो उन मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है किसी भी मैट्रिक्स की, वो मैट्रिक्स होता है जिसको हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट आए वो हमारे पास सेम आना चाहिए, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 7, ए मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी का हमें पता है कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम उसी ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी भी होती है, और उसके अंदर मेन जो डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास
यहाँ पर ऑर्डर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो आइडेंटिटी भी 3/3 मैट्रिक्स की होती। उसके अंदर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होते। तो अब हम रिजल्ट फाइंड करेंगे कि ए आई यानी आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, फिर हम पहले आइडेंटिटी को रख के बाद में ए मैट्रिक्स रखेंगे यानी आई ए फाइंड करेंगे, और इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास अगर सेम आए ए मैट्रिक्स के, तो ये जो हमारे पास आई मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अगर एक हमारे पास रिजल्ट भी सेम नहीं आता, ए आई या आई ए सेम नहीं आता, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए इन आइडेंटिटी और ए मैट्रिक्स के अंदर, और दोनों की कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो ए मैट्रिक्स ही आना चाहिए। सबसे पहले हम ए आई फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 1, 3 मल्टीप्लाई विद प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 0। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 1। तो ए आई इज इक्वल टू 1 1 जार 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0 0, 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 3 1 जार 3। उसके बाद 5 1 जार 5 प्लस 7 0 0, 5 0 0 प्लस 7 1 जार 7। तो ए आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 0 5 और 7 प्लस 0 7। ये हमारे पास सेम इक्वल है ए मैट्रिक्स के ए आई। उसके बाद हम फाइंड करते हैं आई ए। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले हम आइडेंटिटी रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ 1 3 5 एंड 7। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम आई ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 5। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 7। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 7। आई ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 1 जार 1, 0 मल्टीप्लाई विद 5 0, 1 3 जार 3, 0 मल्टीप्लाई विद 7 0। उसके बाद 1 0 0 प्लस 1 5 जार 5, 0 3 जार 0 प्लस 1 7 जार 7। आई ए इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 5 5 एंड 0 प्लस 7 7। ये हमारे पास दोनों रिजल्ट इक्वल आए हैं और दोनों रिजल्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स के ही इक्वल हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये रिजल्ट हमारे पास सेम ना आते तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होता। अब इसके बाद हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करने से बनता है, यानी उसके अरेंजमेंट को अरे को हम चेंज कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 1 3, यहाँ पर रो थे तो यहाँ पर कॉलम बन जाएंगे ट्रांसपोज के अंदर, और 5 7 भी यहाँ पर रो थे तो कॉलम बन जाएंगे 5 7। और अगर दूसरे आप तरीके से देखें तो 1 और 5 यहाँ पर कॉलम थे, यहाँ पर रो बन गए, 3 7 यहाँ पर कॉलम थे, यहाँ पर रो बन गए। यानी ट्रांसपोज के अंदर जो रोज हैं वो कॉलम के अंदर चेंज हो जाती हैं और जो कॉलम हैं वो रोज के अंदर चेंज हो जाती हैं। अब हमने इनके लिए एक लॉ भी
यहाँ पर देखना है कि ए बी का ट्रांसपोज आप ले लें। सबसे पहले ए बी फाइंड करके ट्रांसपोज लें और फिर बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज ले लें, तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं, ये हमने ट्राई करना है। अब बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स इक्वल है 1 3 4 1 के। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज, ये इक्वल हो जाएगा 1 3 1 4 एंड 3 1। यहाँ पर जो रोज थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम थे वो रोज बन गई हैं, तो ये बी ट्रांसपोज है। अब हमने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स को बी के साथ। 1 मल्टीप्लाई विद 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 4, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 1। ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे ए बी 1 1 जार 1 प्लस 3 4 जार 12, 1 3 जार 3 प्लस 3 1 जार 3, 5 1 जार 5 प्लस 7 4 जार 28, 5 3 जार 15 प्लस 7 1 जार 7। तो ए बी हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये इक्वल है 1 प्लस 12 13 और उसके बाद 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 28 33, 15 प्लस 7 22। ये हमारे पास ए बी का रिजल्ट है। अब हमने ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये इक्वल है यहाँ पर 13 और 33 कॉलम के अंदर थे तो 13 और 33 रो के अंदर चेंज हो जाएंगे। 6 और 22 कॉलम के अंदर थे तो 6 और 22 रो के अंदर चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये यानी ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अभी हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी बी मैट्रिक्स के साथ हम बी ट्रांसपोज के साथ ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 3 7, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज। 1 मल्टीप्लाई विद 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 मल्टीप्लाई विद 3, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 20, 4 मल्टीप्लाई विद 7, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 3, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 7। तो B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 1 1 प्लस 4 3 जार 12, 1 मल्टीप्लाई विद 5 5 प्लस 4 7 जार 28, 3 1 जार 3 प्लस 1 3 जार 3, 3 5 जार 15 प्लस 1 7 जार 7। तो ये इक्वल हो जाएंगे 1 प्लस 12 13, 5 प्लस 28 33 और 3 प्लस 3 6 और 5 प्लस 7 22। दोनों का ऑर्डर सेम, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो इसीलिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है यानी ए बी का हम सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करें फिर उनका ट्रांसपोज लें, तो ये हमारे पास इक्वल होता है कि बी का जो ट्रांसपोज है उसको हम मल्टीप्लाई करें ए के ट्रांसपोज के साथ,
तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे।